हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारे क्वेश्चंस याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आप लोग मेहनत करके पढ़ो क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम भी बहुत ज्यादा नजदीक है और आप लोगों को 90% लाने के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। तो फिर चलो हम लोग इस सामाजिक विज्ञान के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है, देखो, किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। ये आपके पहले ही चैप्टर से है और इसमें आपको बताना है कि ऐसे कौन से प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार थे जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो ये आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां आप लोग उत्तर डालिएगा और इसका अगर आप आंसर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा फ्रेडरिक सारियू। क्या होगा? फ्रेडरिक सारियू, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन याद रखना या फिर ये आपका आंसर है फ्रेडरिक सारियू ने। और अगर आपसे पूछा जाए किस ईस्वी में तो आप बता देना 1848 ईस्वी में। ओके, तो ये है हमारा पहला प्रश्न जो कि आप लोगों को पता चल गया कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेडरिक सारियू और ये जो सन है 1848 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। जो असहयोग आंदोलन है वो कब वापस लिया गया और क्यों वापस लिया गया, ठीक है। ये पहले बताना है कि कौन सी ईस्वी यानी कि किस ईस्वी में वापस लिया गया और किस कारण या फिर क्यों वापस लिया गया, ठीक है। तो यहां आपको डालना होगा उत्तर और आपको लिखना होगा जो ये इसका सही आंसर, ठीक है। तो यहां आपको लिखना जो असहयोग आंदोलन है क्या है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। आपने देखा होगा असहयोग आंदोलन को पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान की बुक में। तो असहयोग आंदोलन जो है 1922 ईस्वी, कब की बात है? 1922 ईस्वी में। और ये जो कब, तो ये आप लोगों को पता चल गया कब, 1922 ईस्वी में। और क्यों? तो क्यों का अर्थ में चौरी चौरा घटना। कौन सी घटना? चौरी चौरा घटना, ठीक है। पता होगा चौरी चौरा की घटना, आप लोगों को नाम सुना होगा ये, ठीक है। घटना के कारण, सॉरी, घटना के कारण वापस लिया गया, के कारण वापस लिया गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी जो इसमें पूछा गया। असहयोग आंदोलन कब, तो कब आपको पता चल गया 1922 ईस्वी में। और वापस क्यों लिया गया तो वो है चौरी चौरा घटना के कारण, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। जो आयात शुल्क होता है उससे आप क्या समझते हो? आयात शुल्क का नाम सुना होगा। तो यहां इसका उत्तर होगा कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीज, जो कोई दूसरे देश से मंगाया जाता है चीज, ठीक है। तो आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला, यानी कि वसूल किया जाने वाला शुल्क या कर या शुल्क उस जगह पर लिया जाता है जिस जगह से वह चीज देश में प्रवेश करती है, जिस जगह से ये चीज देश में प्रवेश करती है। यानी कि जो सीमा पर, यानी कि सीमा से अगर देश में वो चीज प्रवेश करता है तो वहां से वो लिया जाएगा आयात शुल्क, या फिर बंदरगाह पर, जैसे बंदरगाह से अपने देश में प्रवेश करता है जो चीज आपने दूसरे देश से मंगाया है, या फिर हवाई अड्डे से, अगर हवाई अड्डे से प्रवेश करता है तो हवाई अड्डे से लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर या फिर किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क, ठीक है, यह कर या शुल्क उस जगह से लिया जाता है, जैसे वो जगह जिस जगह से वह चीज देश में प्रवेश करती है। जैसे जब अगर हवाई अड्डे से वो चीज प्रवेश करेगा तो इस अड्डे पर हम लोग ये वसूल करेंगे। अगर बंदरगाह से करेगा तो बंदरगाह से हम लोग आयात शुल्क को वसूल करेंगे, या फिर सीमा पर, जो सीमा होता है ना, बॉर्डर, वहां पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। आपको यहां क्या बताना है कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, जो मिट्टियां हैं। तो यहां आप लोग उत्तर डालिए और भारत में पाई जाने वाली जो जो मृदाएं उसका नाम लिख दो। तो भारत में तो वैसे बहुत सारी मृदाएं पाई जाती हैं,
लेकिन भारत में जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा, ठीक है, बहुत सारी मृदाएं हैं, मैं नाम बता रहा हूं। जलोढ़ मृदा है, ठीक है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, जो आप लोगों की काली मृदा है, भारत में बहुत सारी मृदाएं पाई जाती हैं। एंड लाल मृदा, लाल व पीली, ठीक है, ये सारी मृदाएं हैं जो भारत में पाई जाती हैं। पीली मृदा, ठीक है, और सारी मृदाएं, मैं आपको सारी मृदाएं बता देता हूं। यहाँ जो लेटराइट मृदा, ठीक है, ये भी भारत में पाई जाती हैं। और आपका जो है मरुस्थलीय मृदा, जो मरुस्थल में पाया जाता है, ये सारी जो मृदाएं हैं ये भारत में हैं, अलग अलग राज्य में हैं, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा, और बताया जाए मरुस्थलीय मृदा वन मृदा, जो वन में पाया जाता है, वन मृदा, ठीक है, वन मृदा, ठीक है, एंड पाई जाती हैं। इतनी सारी मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। अब आपको क्या पता चला यहां से, जो भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा एंड लेदराइट मृदा एंड मरुस्थलीय मृदा व वन मृदा पाई जाती है, इतना आपको पता चला। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और जो भारत में मृदाएं पाई जाती हैं उसके बारे में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। ये सारी मृदाएं भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। भारत में जो महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं उसका नाम बताना है। तो जो रोपण फसलें हैं उनका नाम बताना है। तो देखो, भारत में जो चाय है ये भी एक रोपण फसल है, कॉफी जो है ये भी एक रोपण ही फसल है, एंड रबड़ भी एक रोपण फसल है, एंड गन्ना भी रोपण फसल है। आदि जो है महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। देखो ये सारी जो है रोपण फसलें हैं, जैसे आपका चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है, ये सारे जो होते हैं ना भारत के रोपण फसलें होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं, तो आपको बता देना है चाय, कॉफी, रबड़ एंड गन्ना आदि, ये सारे आपके रोपण फसलें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझना है कि खनिज क्या है। हाँ भाई देखो, खनिज क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई होप साइंस में भी पढ़ा होगा खनिज, अयस्क, ये सारी चीजें, लेकिन यहां हम लोग देखेंगे खनिज क्या है। तो खनिज जो है ना, खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं, जैसे ये एक प्राकृतिक साधन है, तो खनिज जो है उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो सैलों से प्राप्त होता है। सैल मतलब जो चट्टान होती हैं, सैलों से प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो खनिज क्या है, उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो सैलों से प्राप्त होती हैं। अब देखो, जैसे भूवैज्ञानिकों के अनुसार, जो भू के वैज्ञानिक हैं उनके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, यानी कि समरूप, जिसकी मतलब रूप होता है, समान होता है। तो जो भूवैज्ञानिक के अनुसार क्या कह रहा है, खनिज जो है ना एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, और जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है, जिसकी क्या है, एक निश्चित आंतरिक संरचना है, मतलब इसकी भी संरचनाएं हैं, लेकिन ये क्या है, एक निश्चित तथा जो आंतरिक संरचनाएं होती हैं वो होती हैं। लेकिन खनिज जो है प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है, कई रूपों में खनिज भी पाए जाते हैं प्रकृति में, जिनमें जैसे कठोर खनिज होते हैं, एंड ठोस खनिज, नरम खनिज, ठीक है, एंड चूना तक शामिल होते हैं। ये सारे खनिज हैं, ठोस भी पाए जाते हैं, नरम भी पाए जाते हैं, कठोर भी पाए जाते हैं, और जो चूना होता है ये भी एक खनिज ही है। तो ये है नरम चूना जो होता है, ठीक है, नरम चूना। तो ये है हमारा आखिर खनिज होता क्या है और प्रकृति में जो विद्यमान होते हैं खनिज, ठीक है। अब हमारा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा क्या कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका क्या है। जो संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका क्या है, जैसे जो तरीके थे पहले वो तो थे, लेकिन अब दूसरा तरीका जो बना है वो क्या है। तो यहां उत्तर देखो, पहला, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। मतलब जो बड़े देश हैं, बड़े देशों के द्वारा जो अपनी आंतरिक विविधता है को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, जो राज्य हैं उनका गठन करना, ठीक है। तो ये आपका पहला जो मतलब तरीका है, नया तरीका है संघीय शासन व्यवस्था का, ये है पहला तरीका, ठीक है। दूसरा समझो कि राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। जो मतलब राज्य है और राष्ट्रीय सरकार है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, और इनके बीच में जो सत्ता है ना, सत्ता का बंटवारा कर देना, ये भी एक नया तरीका है, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था का गठन करने का। एंड तीसरा देखो जो पॉइंट है, भारत एंड बेल्जियम और स्पेन संघीय व्यवस्था का तरीका।
जो भारत है और बेल्जियम है और स्पेन है उसका संघीय व्यवस्था का तरीका, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, मतलब दूसरा शासन, संघीय शासन व्यवस्था का गठन है, ये 3 तरीके आपको समझ में आ गए। और यहां आप देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यहां कह रहा है कि चुनौतियों का क्या अर्थ है। जैसे लोकतंत्र में जो चुनौतियां होती हैं उनका क्या अर्थ है, चुनौतियों को आप परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो फिर आप लोगों को क्या कहना है उत्तर में कि चुनौतियों का अर्थ है, जो चुनौतियां हैं उसका अर्थ है कि लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली वे बाधाएं, जो लोकतंत्र की मार्ग है उसमें आने वाली वे बाधाएं जिन्हें दूर किए बिना, जो दूर नहीं किया जाता, और लोकतंत्र का विकास संभव नहीं होता। अगर उसे आप दूर नहीं करोगे, जो चुनौतियां हैं, जैसे आपके पास चुनौती है 90% लाने का, तो आप दूर नहीं करोगे तो फिर आपका विकास नहीं होगा। उसी प्रकार से जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों का अर्थ है कि लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली वे बाधाएं जिन्हें दूर किए बिना, मतलब दूर किए बिना, जो अगर कहो लोकतंत्र का विकास हो जाए तो लोकतंत्र का विकास नहीं होगा। ये हैं चुनौतियां, वो लोकतंत्र के समक्ष आती रहती हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और आई होप कि 8 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि औसत आय का अर्थ लिखिए। अच्छा, औसत आय का नाम सुना है, चलो ठीक है, लेकिन औसत आय को किसी और नाम से जाना जाता है, वो आपने नाम सुना है कि नहीं, मैंने पढ़ाया भी है। औसत आय का दूसरा नाम क्या है, जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूं, इसको भी याद रखना, ये ज्यादा फेमस है जो मैं दूसरा लिख रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है औसत आय। क्या होता है? औसत आय। लेकिन प्रति व्यक्ति आय और जो औसत आय होता है ये दोनों एक ही होते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो फिर आप वही जानना जो औसत आय बता रहा हूं, ठीक है। देखो, किसी देश की कुल आय, कोई भी देश है, जैसे कोई भी देश है, उसकी जो कुल आय है, मतलब पूरा आय, पूरे देश में जो जनसंख्या है उसकी पूरी आय, ठीक है, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो कुल जनसंख्या है, जैसे चाहे मतलब कुल आय, जितने लोग हैं उनकी जितनी कमाई है वो सारी चीजें, और फिर जितनी जनसंख्या है उतना, ठीक है, भाग देने पर क्या होता है, प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं। औसत आय का मतलब है एक एक व्यक्तियों का आय, और अगर आप जितना अर्निंग है उससे आप पूरी जनसंख्या में भाग दोगे तो एक एक व्यक्ति का आय निकल आएगा। इसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं एंड औसत आय भी कहते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रति व्यक्ति आय और औसत आय क्या है। ये मैंने बता दिया कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन केवल नाम में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, चाहे प्रति व्यक्ति आय का हो या फिर औसत आय का हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही है, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यहां क्या कह रहा है कि जो कोपरा कानून क्या है, क्या है कोपरा कानून, नाम सुना होगा, नहीं सुने हो तो फिर आप लोग जल्दी ही अगर चैप्टर पढ़ते जाओगे ना सोशल साइंस का तो फिर इसको भी जानोगे। कोपरा कानून क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। देखो सन 1986 की बात है। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, ठीक है। और यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 कानून बनाया गया, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। देखो 1986 में कोई क्या हुआ कि एक कानून बनाया गया जिससे कोपरा के नाम से जाना जाता है। और हाँ, जो भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया कि यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो आपका 1986 का कानून बनाया गया, और जो 1986 का कानून बनाया गया ना, उसी को हम लोग कहते हैं कोपरा कानून, ठीक है। तो ये है हमारे 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया था कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन वाले वीडियो जल्द ही आने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। लेकिन आप लोग क्या करो, सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो, और जितना चीजें बताया गया उसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, फर्स्ट आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है, सारे क्वेश्चन नोट कर लो। 4 नंबर एंड 5 नंबर, ठीक है, 6 नंबर आपका यहाँ है, ठीक है, खनिज क्या है, 7 नंबर संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका, 8 नंबर आपका चुनौतियां, जो चुनौतियों से आप क्या समझते हो, एंड 9 नंबर आपका है औसत आय और प्रति व्यक्ति आय, एंड 10 नंबर है कोपरा कानून। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।